हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्स 24/7। तो आज हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमिक एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का यूनिट 2 का पार्ट पहला है। इसमें हम बात करेंगे ये 5 यूनिट टॉपिक्स की। जो पहला है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वाइनरी सेक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन दीज सेक्टर और different revolution in primary sectors, जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड एग्रीकल्चर। और ये जो 5 टॉपिक हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर सेक्टर्स एंड इकोनॉमी अचीव डेवलपमेंट बाय देयर डोमिनेंस इन सच एरियाज। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजरली 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और इनके डेवलपमेंट से ही इकोनॉमिक अचीव डेवलपमेंट बाय द डोमिनेंस ऑफ सच एरियाज। तो इकोनॉमी डेवलपमेंट तभी अचीव करती है जब ये सभी एरियाज में डोमिनेंस हासिल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी और क्वाइनरी सेक्टर्स। तो सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर्स। These sectors include all those economic activities where there is direct use of natural resources। तो प्राइमरी सेक्टर में जो नेचुरली जो रिसोर्स प्राप्त होते हैं उसको ही प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल, मेटल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। एंड agrarian economy exists when the agriculture sector, one of the key sector, provides at least 50%। तो उसी को एग्रेरियन या कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोलेंगे जिसका कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है ऑफ द कंट्री नेशनल रेवेन्यू एंड लिवलीहुड। प्राइमरी सेक्टर कंस्टिट्यूट्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। प्राइमरी सेक्टर के मेजर ये 3 पार्ट है। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। It includes all economic activities that involve the processing of raw material extracted from primary sector and also called industrial sector। इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और जिससे मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, तो उसको ही हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ द इट्स सब सेक्टर हैज प्रूवन टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वेस्टर्न डेवलपमेंट इकोनॉमीज। एंड मैन्युफैक्चरिंग है जो ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर माना गया है वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज का। एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज वन ऑफ द विच द सेकेंडरी सेक्टर जनरेट्स एट लीस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज नेशनल जीडीपी एंड डेवलपमेंट। तो एक इकोनॉमी की जीडीपी अगर 50% से ज्यादा है सेकेंडरी सेक्टर में तो उसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलेंगे। थर्ड देखते हैं टर्शरी सेक्टर। These sectors include all economic activities that produce services such as education, healthcare, banking, communication, so as on। मतलब सभी प्रोफेशनल जॉब्स हैं जो टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करती हैं। A service based economy exists when these sectors generate at least half of the country national income and livelihood। टर्शरी इकोनॉमी उसको बोलेंगे जिसकी 50% से ज्यादा इकोनॉमी इन सभी सेक्टर्स पे डिपेंड करती है। Along of these main sectors, the quaternary and quinary sectors has been introduced। It is broader sense, they are tertiary sector subsectors हैं। मतलब ये दोनों भी टर्शरी का ही पार्ट है, लेकिन इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर, ऑल्सो नोन एज नॉलेज सेक्टर, इसको नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स एक्टिविटी सच एज टीचिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट। दिस सेक्टर इज by far the most important is accessing the strength of an economy human resources। मतलब स्किल्स लेबर अपने बोल सकते हैं उन ह्यूमन रिसोर्सेज को या नॉलेज बेस्ड सेक्टर को क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं। द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वाटरनरी सेक्टर। दिस ग्रुप इंक्लूड्स एम्प्लॉई इन ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल एंड यूनिवर्सिटी क्लासरूम, हॉस्पिटल्स, फिजिशियन ऑफिस, थिएटर्स, अकाउंटेंसी, ब्रोकरेज बिजनेस एज सो एज ऑन। इन सभी को
में जो वर्कफोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसे भी हम क्वाटरनरी सेक्टर बोल सकते हैं। क्वाइनरी सेक्टर, it includes activities in which key choices are made. It includes the highest level of decision making government, including their bureaucracy and the private corporate sectors. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स, इनको ही क्वाइनरी सेक्टर्स में काउंट किया जाता है। द नंबर ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेक्टर इज क्वाइट स्मॉल, yet they are regarded the brain behind the economy, socio-economic performance. The group includes occupations such as senior company executives, government officials, research scientists, financial legal advisor and others. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव जो मेन पर्सन होते हैं, जैसे एमडी, ईडी, बैंक्स के अपने, उन सभी लोगों को क्वाइनरी सेक्टर में रखा गया, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, इसलिए। अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर्स। तो जो क्वाइनरी और क्वाटरनरी बताया वो तो इसका ही पार्ट है, टर्शरी का ही। तो हम तीन सेक्टर्स में डिफरेंस देखेंगे, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर। तो प्राइमरी के ये एग्जांपल्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल स्केल यूनिट्स, मेजर इंटरप्राइजेस एंड द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंक्लूडेड। मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल यूनिट्स, मेजर इंटरप्राइजेस, सब इसका एग्जांपल है। सेक्टर्स इन्वॉल्व बैंकिंग, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन। जो सारा सर्विस का पार्ट है वो सब इसमें आता है। नॉन एज एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड सर्विस, इसे एग्रीकल्चर और एसोसिएटेड सर्विस के नाम से जाना जाता है। द इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑफन नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नोन एज सर्विस सेक्टर, ये आपको पता ही है। प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो इसमें नेचुरली रिसोर्स को प्राप्त किया जाता है और सेकेंडरी सेक्टर्स में इसको प्रोसेस किया जाता है। ट्रांसफॉर्म्स वन गुड इनटू अनदर वैल्यू एडिशन टू इट। गुड मतलब गुड्स, माल। द ऑफर वैल्यूएबल सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड एंड मोस्ट ऑफ टाइम एम्प्लॉय ओल्ड मेथड, तो इसमें जो लेबर होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड रहती है। ऑर्गेनाइज्ड एंड एम्प्लॉय मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में सभी स्किल्स वर्कर चाहिए होते हैं, तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्किलफुल होते हैं। इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज एडवांस्ड लॉजिस्टिक टेक्निक टू कैरी आउट इट्स टास्क। इसमें सभी हाई स्किल्स लेबर होती है, प्रोफेशनल्स होते हैं, टीचर्स, बैंकिंग, तो ये सब के लिए हाई वेल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये, मतलब। It most developing economies such as India, the sector employs a large proportion of the workforce compared to developed countries. तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर पे आज भी बहुत निर्भरता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा आज भी ये प्राइमरी सेक्टर देता है। Since the sector requires a particular set of talent, the employment rate is equilibrium. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि डिमांड्स और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हम आगे बढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इस सेक्टर में जितना टैलेंट, मतलब इसमें स्किलफुल पर्सन चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, तो इसकी डिमांड और सप्लाई एकदम बराबर है। द सेक्टर इज एम्प्लॉयमेंट शेयर हैज राइजन ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर, और इस सेक्टर में प्रोफेशनल्स की भी गिनती बढ़ने लगी है, तो इसमें भी काफी तेजी से उछाल आया है इसकी एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट रिवोल्यूशन इन द प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में समय समय पर काफी रिवोल्यूशन आए, जिससे कि डिमांड बढ़ने से उसमें रिवोल्यूशन लाना जरूरी भी था किसी समय पे। तो देखते हैं, एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री रही है। ट्रेडिशनल सब्सटेंसेस एंड लिवलीहुड, रेन फेड फार्मिंग, फूड ग्रेन ओरिएंटेड एंड डेफिशिएंट इन डाइवर्सिफिकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब इन सब कारणों से ट्रेडिशनल सब्सटेंस, लिवलीहुड, रेन फेड फार्मिंग, फूड ग्रेन ओरिएंटेड, डेफिशिएंट हुआ डाइवर्सिफिकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का। विद बर्ज गोइंग पॉपुलेशन, बर्ज गोइंग का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, एंड राइजिंग वेजेस, और मजदूरी भी तेजी से बढ़ी। particularly among the poor, the demand of agriculture food has skyrocketed. डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर फूड की वो काफी तेजी से बढ़ने लगी।
बढ़ गई, द ओवरकम सिचुएशन, इस सिचुएशन से बचने के लिए द गवर्नमेंट कैरिड आउट है सीरीज ऑफ रिवोल्यूशन, तो मतलब बहुत सारी रिवोल्यूशन शुरू करने पड़ी गवर्नमेंट को इन प्राइमरी सेक्टर टू इंक्रीज कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही सभी सारी रिवोल्यूशन हुई। मतलब अपनों को रिवोल्यूशन हुई उसका कारण भी पता होना चाहिए कि क्यों हुई। द मल्टीपल रिवोल्यूशन इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया आर लिस्टेड हियर। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लिस्ट देखेंगे डिफरेंट रिवोल्यूशन इन प्राइमरी सेक्टर। तो ये देखिए रिवोल्यूशन का नाम है, फील्ड है, किस फील्ड में हुई, उसका जनक कौन है, फादर कौन है, और किस पीरियड में। ये पीरियड याद करना फिर भी मतलब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, तो ये कौन से फील्ड के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, और इसका जनक किसे बोला, फादर ऑफ रिवोल्यूशन कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ये याद करना पड़ेगा आपको। और जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के लिए, वर्गीस कुरियन के इसके जनक थे। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, सैम पित्रोडा। ब्लू रेवोल्यूशन हुई थी फिश और एक्वा के लिए, अरुण कृष्णन। गोल्डन रेवोल्यूशन हुई थी फ्रूट्स हनी हॉर्टिकल्चर के लिए, मिस्टर निरपक तुतेज। गोल्डन हुई थी जूट के लिए। सिल्वर हुई थी एग्स के लिए, इंदिरा गांधी है उसके। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन हुई थी कॉटन के लिए। पिंक रिवोल्यूशन हुई थी फार्मास्यूटिकल्स, ब्रॉन्ज, ओनियंस के लिए, दुर्गेश पटेल है उनके। ब्राउन रिवोल्यूशन हुई थी लेदर, कोकोआ, लोन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, हीरालाल चौधरी। ये आपको सब याद करना होगा। रेड रिवोल्यूशन हुई थी मीट टमाटो के लिए, मिस्टर विशाल तिवारी है उसके। ग्रे रिवोल्यूशन हुई थी फर्टिलाइजर के लिए। एवरग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एम एस स्वामीनाथन है। ब्लैक रिवोल्यूशन हुई थी पेट्रोलियम के लिए। राउंड रिवोल्यूशन हुई थी पोटैटो के लिए, पोटैटो जैसे राउंड होता है, मतलब कुछ चीजें तो आपको उसके नाम से ही याद हो जाएंगी। और प्रोटीन रिवोल्यूशन हुई थी एग्रीकल्चर के लिए, हायर प्रोडक्शन, जो कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू करी गई थी 2020 के अंदर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और इसमें ग्रीन वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, और ब्लू रिवोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। और रेड रिवोल्यूशन याद कर लीजिए, राउंड रिवोल्यूशन याद कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। न्याय देते हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर। जीडीपी कंट्रीब्यूशन क्या है सभी सेक्टर्स के अंदर। बाय द लेट 1990 इंडिया हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम एग्रीकल्चर डोमिनेंस टू सर्विस सुपरमेसी। तो 1990 के बाद 90 के दशक में इंडिया ने काफी एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी थी वो सर्विस सेक्टर में बढ़ गई। मतलब अपनी जीडीपी का ज्यादा हिसाब सर्विस सेक्टर से आने लगा, विद सर्विस अकाउंटिंग फॉर द हाफ ऑफ हर नेशनल जीडीपी। मतलब 50% से भी ज्यादा जीडीपी अपनी सर्विस सेक्टर पर डिपेंड होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट्स द बेयरली 18% ऑफ द टोटल जीडीपी। अब सिर्फ 18% तक एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 55%, while the secondary sector contributes remaining 27%. Only 14% coming from the manufacturing sector. मतलब सेकेंडरी के अंदर भी जो 27 में से 14 मैन्युफैक्चरिंग से आता है। द टेबल बिलो शोज इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वेरी सेक्टर। अब आप ये देख सकते हैं कि 1950 से लेकर आज 2021-22 तक कैसे एग्रीकल्चर से मतलब ड्रास्टिकली कम हुई है, और सर्विस सेक्टर कैसे बढ़ा है, ये देख सकते हैं आप। ये बड़ा है, ये कम हुई है, ठीक है। तो ये अप्रोक्स मान लो 52% था, और ये 33% था, और ये 18% रह गया, और ये 52% हो गया। और इंडस्ट्री वाला लगभग कह सकते हैं कि स्थिर तरीके से चल रहा है, ज्यादा इतना बड़ा और कम नहीं हुआ है। तो ये टेबल थोड़ा आप देख के आपको अंदाजा लगा सकते हो। अब देखते हैं एग्रीकल्चर। जैसे आज का अपना ये लास्ट यूनिट टॉपिक होगा। एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर इन इंडिया। It is not only the largest sector but also the biggest private sector. This is the main unorganized sector in the economy, accounting for more than 90% of all unorganized labor, और approx मतलब में सही परसेंटेज 93.4% of the total labor force of the economy। मतलब 94% लेबर फोर्स अनऑर्गेनाइज्ड है एग्रीकल्चर में, और 40% एम्प्लॉयड इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और 93% का मतलब वैल्यू है 40%। एग्रीकल्चर शेयर ऑफ द कंट्री ग्रॉस इनकम हैज डिक्लाइनिंग। एग्रीकल्चर का शेयर इकोनॉमी में डिक्लाइनिंग मोड में है, जैसे कि अभी यहाँ पे भी देखा था अपना टेबल के अंदर कि कैसे गिरता जा रहा है, 18% रह गया अभी।
एग्रीकल्चर शेयर declining while the industrial and service sector shares has been steadily increasing. वो बढ़ रहे हैं तेजी से. Industrial and service sectors has expanded faster than agriculture, resulting the agriculture falling percentage of national accounts. मतलब एग्रीकल्चर जो नेशनल अकाउंट्स के अंदर एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है और सर्विस और इंडस्ट्रियल कब बढ़ रहा है. एग्रीकल्चर इज रिसेंटली हैड सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट एज द रिजल्ट ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजी, इरिगेशन इनपुट्स, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. इन रिसेंट ईयर लाइफ स्टॉक, पोइट्री, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर, जिसे बागवान बोलते हैं, हैज लेड द वे इन टर्म्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज. मतलब थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर बढ़ने लगा अभी भी. डिस्पाइट ऑल दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस, एग्रीकल्चर रिमेन्स ए क्रिटिकल सेक्टर. मतलब फिर भी एग्रीकल्चर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी क्रिटिकल सेक्टर रहेगा. ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर आज भी बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है और लिवलीहुड मतलब जन आधार की अपॉर्चुनिटी देता है उनको. Below is extract of Government of India report 2021 by the Ministry of Agriculture Farmer Welfare. ये जो डेटा दिया गया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से लिया गया है जो 2021 में आई थी. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने दी थी. एग्रीकल्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन इंडियन इकोनॉमी. एग्रीकल्चर आज भी मुख्य भूमिका निभाती है इंडियन इकोनॉमी में. 54.6% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस एक्टिविटीज. 54.6% पॉपुलेशन आज मतलब 2011 के हिसाब जनगणना के हिसाब से एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड सर्विस एक्टिविटीज में योगदान देती है, जो कि 17.8% कंट्रीब्यूट करती है ग्रोस वैल्यू एडेड का, जीवीए का. ग्रोस वैल्यू एडेड होता है जीवीए. पहले जीवीए समझ आता हूं आपको. जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड, तो जो देश की जीडीपी होती है, जीडीपी के अंदर देश में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड किया जाता है. इसके अंदर जो कि सरकार द्वारा सब्सिडीज दी जाती है, सब्सिडीज को ऐड किया जाता है और जो टैक्स काटा जाता है गुड्स के ऊपर वो माइनस कर दिया जाता है. इसे बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड. ठीक है. अब देश में सभी प्रकार से सेक्टर्स के योगदान लेके जीवीए बनाया जाता है. अब जीवीए में वो क्वेश्चन वहां पर चलते हैं. जीवीए में 17.8% अकेला एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है 2019-20 के डेटा के हिसाब से. गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप्स फॉर इट्स डेवलपमेंट इन द सस्टेनेबल मैनर. मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं. स्टेप हैज टू बी टेकन टू इंप्रूव द इनकम ऑफ फार्मर. मतलब किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए भी काफी स्टेप लिए हैं. किसानों की इनकम, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा तो फार्मर्स को फायदा ही होगा ना. फर्दर द मिटिगेट रिस्क ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. मतलब कई बार फेमाइन आने से या कुछ आपदा आने से फार्मर्स को नुकसान हो जाता था तो उनकी फसल का बीमा किया जाता है इस योजना के हिसाब से. इस योजना के अंदर जो कि 2016 में इंट्रोड्यूस करी गई थी. स्कीम सच एज फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ, फार्मर प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर फार्मर्स द्वारा बनाए गए रॉ मटेरियल से सामान को रखा जाता है और उसे प्रमोट किया जाता है और वहां पे बेचा जाता है. ये सिर्फ फार्मर्स के लिए ही काम करता है. एंड द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर में देश में जितनी भी जरूरत है, जैसे कि सोलर पंप की जरूरत है, तो इस फंड से निकाल के वो बनाया जाता है. तो ये सब बनाया बेनिफिट ऑफ द सेक्टर. एज पर द लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स 2016-17, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री 3 to 8.7 मिलियन हेक्टर. मतलब इतना जियोग्राफिकल एरिया इंडिया के अंदर, of which 139.4 मिलियन हेक्टर्स is to be reported in net sown area. मतलब इतने एरिया के अंदर फसल उगाई जा सकती है. एंड 200.2 मिलियन हेक्टर्स इज द ग्रोस क्रॉप एरिया. मतलब ग्रोस क्रॉप एरिया इतना है विद द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ 143.6%. तो ये छोड़ दो, ये अपने कोई काम का चीज नहीं है इसे. The net area sown work out 42.4% total geographical area. Net integrated area 68.6 मिलियन. ये कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप, ये डेटा आपके काम का नहीं है. एग्रीकल्चर ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए, जो भी पहले आपको समझाया मैंने, एज पर द प्रोविजनल एस्टिमेट एनुअल नेशनल इनकम रिलीज्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन,
द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली 17.8% टू जीबीए, करंट प्राइस 19-20, मार्जिनली हायर टू 17.7 15-16। तो ये तो अभी आपको बता ही था कि जीबी क्या होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 2019-20 में थोड़ा सा बड़ा जीबीए 17.8% हुआ, जो कि 15-17 17.7% था। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।